नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्ट्रोनॉमी की इस सीरीज में आज मैं आपसे ज्वालामुखी पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि थोड़ा वेटेज कम रहता है, लेकिन फिर भी इस टॉपिक में हम ये कह सकते हैं कि वेल नोन क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा घुमावदार स्थिति पैदा नहीं होती है। और यदि मैं एक शब्द में कहूँ तो ये जो ज्वालामुखी है एक तरीके से आपका स्कोरिंग टॉपिक होता है। हालांकि थोड़ा सा वेटेज आप कम दे सकते हो इसको। और भूकंप में भी जो हमने चर्चा की थी उसमें भी खैर यही बात है, सिस्मोग्राफ, रिएक्टोमीटर, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं ज्वालामुखी पर हमें एग्जामिनर की सोच तक पहुंचने का कितना मौका मिलता है, उसको हम साथ साथ उसकी चर्चा करते जाएंगे। क्लियर? हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखिए ज्वालामुखी। इसको कहते हैं वेल्केनो। वास्तव में ज्वालामुखी क्या है? ये है धरातल पर स्थित एक छिद्र है। छिद्र मतलब होल, या आप इसको दरार कह सकते हो। हमारी जो पृथ्वी है इसके धरातल पर एक दरार नुमा संरचना है या छिद्र नुमा संरचना है, जिससे उद्गार होते हैं। इनसे उद्गार निकलते हैं। क्लियर? और ये जो उद्गार है ये किस रूप में होते हैं? ठोस के रूप में होते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं और गैस के रूप में होते हैं। इस उद्गार को एक्सेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, ये ठोस जो होते हैं ये कह सकते हो ये भूखंड के विखंडित टुकड़े होते हैं। इन्हें पायरोप्लास्ट कहते हैं। ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए कि पायरोप्लास्ट क्या होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले ठोस को हम पायरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? एक बार लिक्विड को छोड़ दीजिए, गैस पे आ जाइए। इसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो निकलती है वाटर वेपर निकलती है 80%। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो 80% जल वाष्प अपने आप में एक गैस है। दूसरी CO2 है, SO2 है। अब इस टाइप के आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए और ज़्यादा इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है। क्लियर? अब देखिए, यदि हम लिक्विड की बात करें तो इससे जो लिक्विड निकलता है, जिसको आप तरल पदार्थ भी कह सकते हो, ये होता है मैग्मा। तो आपसे यदि कोई पूछ ले कि मैग्मा क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। अब देखिए, अब यदि ये मैग्मा जो है धरातल की सतह पर जब पहुंचता है तो ठोस हो जाता है। यदि ये ठोस हो जाएगा तो इसे हम लावा कहते हैं। क्लियर? तो मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या हो गया? मैग्मा एक लिक्विड स्टेज है और लावा क्या होता है? जब मैग्मा ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। क्लियर? अब देखो, ये ठोस होगा तो चट्टानें बनेगी। एक ध्यान रखना, आपसे यही क्वेश्चन भी बना हुआ है कि लावा से कौन सी चट्टानें बनती है। इसके आगे लिख दीजिए, इससे बनने वाली चट्टानें। प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। प्लूटोनिक चट्टान रॉक बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जलवाष्प और ये प्लूटोनिक। और ये भी आया हुआ है, लावा क्या होता है? मैग्मा का ठोस रूप। अब देखिए, इस लावा को यदि हम डिवाइडेड करें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है
अम्लीय लावा, और एक होता है क्षारीय लावा। दो तरीके का एसिडिक और बेसिक लावा होता है। अब इन दोनों में हम अंतर करेंगे कि अम्लीय लावा क्या होता है और क्षारीय लावा क्या होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक साइड में लिखिए अम्लीय लावा, दूसरे साइड में लिखिए क्षारीय लावा। आप जो पहले लिखा है उसके नीचे लिखते जाइए। ये सिलिका की मात्रा के आधार पर होता है। तो इसमें जो सिलिका होती है, SiO2 कहते हैं इसको, इसकी मात्रा इसमें अधिक होती है और इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है कम होती है। इसका जो टेम्परेचर है ये कम होता है, जबकि इसका टेम्परेचर अधिक होता है। आप कह सकते हो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तीसरा जो है श्यानता, श्यानता को इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। श्यानता, वास्तव में जो श्यानता होती है, हम फिजिक्स में इसको करते भी हैं, श्यानता का जो बेसिकली अर्थ होता है ये गाढ़ापन होता है, गाढ़ापन होता है। ध्यान रखें, इसकी श्यानता अधिक होती है जबकि इसकी श्यानता कम होती है। अब आप देख लीजिए, यदि इसकी श्यानता अधिक है तो इसमें गाढ़ापन कैसा है, ज्यादा है। क्लियर? और इसमें गाढ़ापन कैसा है, कम है। देखिए, आप खुद समझदार हो कि जो गाढ़ा ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए जो चीज ज्यादा गाढ़ी है वो ज्यादा ऊंचाई तक रहेगी। तो ऊंची स्थलाकृति, ऊंची स्थलाकृति का मतलब होता है जैसे पर्वत वगैरह, ऊंचाई वाले क्षेत्र किससे ज्यादा बनेंगे, इससे। ये तो गाढ़ापन कम है, इस कारण से इसका फैलाव कैसा हो जाएगा, ज्यादा। आप ये भी कह सकते हो गाढ़ापन ज्यादा है तो फैलाव कैसा होगा, कम। जब फैलाव कम होगा तो ऊंची स्थलाकृति का निर्माण होता है। ऊंची स्थलाकृति का निर्माण होता है। और इसमें क्या होगा, जो फैलाव है ज्यादा, यदि फैलाव ज्यादा होगा तो कम ऊंची स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब देखिए, ऊंची स्थलाकृति का निर्माण होता है, आप कह सकते हो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा इससे। भाई पर्वत ऊंचे होते हैं ना ये, और इससे पठार का निर्माण होगा। ज्वालामुखी पर्वत की यदि हम बात करें तो कई है हमारे सामने, जैसे हम कहें काकाटोवा, ये जावा सागर से रिलेटेड है, इंडोनेशिया कह सकते हो आप इसको। एक और लिख दीजिए, पीलियन ज्वालामुखी, ये वेस्ट इंडीज से रिलेटेड है। दो काफी है। और यदि यहां पठार का निर्माण होता है तो आप ये कह सकते हो, जैसे नाम भी सुना होगा, दक्कन का लावा पठार। कोलंबिया का पठार, पेटागोनिया का पठार। क्लियर? अब देखिए, ये जो लावा है, क्षारीय लावा है,
इनकी बात कर दी, ये सिलिका के बेस पर होते हैं। इनका जो बेस होता है सिलिका के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हमने ये जाना कि ज्वालामुखी पर्वत का जो निर्माण है अम्लीय लावा से होता है, और जबकि पठारों का जो निर्माण है जो ज्वालामुखी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम लावा पठार के नाम से जानते हैं। जैसे दक्कन का लावा पठार, कोलंबिया का पठार, ये क्षारीय लावा से बनते हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी शब्दावली लेके चलेंगे। जैसे क्रेटर क्या होता है, कोल्डेरा, आपने नाम सुना होगा, ये कोल्डेरा झील है। क्या होता है कोल्डेरा, उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसे ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। अब ज्वालामुखी जो पर्वत है इसका निर्माण किससे होगा? अम्लीय लावा से। क्लियर? इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो होता है ये होता है क्रेटर। क्रेटर, आप कह सकते हो कि ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं। क्लियर? मुख। देखिए, कई बार जब विस्फोट बड़ा होता है तो यह फैल जाता है, तो इसका जो विस्तृत रूप है ये कहलाता है कोल्डेरा। ये 2 शब्दों का हमेशा ध्यान रखना। ज्वालामुखी के मुख को हम क्रेटर कहते हैं, जिससे लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार होता है, और जब वह फैलाव में हो जाता है, जब ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसे हम कोल्डेरा कहते हैं। अब देखिए, ये जो कोल्डेरा है, जब इसमें पानी भर जाता है तो झील बनती है। अब यदि इसमें पानी भरने से कोई झील बन जाए तो वो उसको हम कहते हैं कोल्डेरा झील। कई बार आपके क्वेश्चन आता है भारत की कोल्डेरा झील कौन सी है, तो वो है लोनार झील। ये कई बार आता है। ये बुलडाना महाराष्ट्र में है। एक और लिख दीजिए, टोबा झील, ये इंडोनेशिया में है। क्लियर? तो ये क्रेटर के संबंध में बात हुई। अब ये तो मेरा पहला हो गया, आप पहला पॉइंट डाल दीजिए इसको। दूसरा मैं कह रहा हूं गीजर। गीजर ये क्या होते हैं? गर्म जल के स्रोत हैं, जिनसे गर्म जल की फुहारें निकलती हैं। फुहारें मतलब क्या होता है? शावर। आप कह सकते हो जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क में फेथफुल गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक फेथफुल गीजर, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो। और एक और बात बता दूं आपको, ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये विश्व का पहला नेशनल पार्क है। ध्यान रखना, ये जैसे अपने रणथंबोर वगैरह है ना, वैसे ये जो है अमेरिका में है, यूएसए में है ये। क्लियर? तो ये गीजर के और क्रेटर को हमने जानने का प्रयास किया। हमने कोल्डेरा, ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्डेरा झील, भारत की कोल्डेरा झील है लोनार झील। कई बार आपने पढ़ा हुआ था, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली झील कौन सी है? लोनार झील। ध्यान रखना। और ध्यान रखें,
इसके बारे में मतभेद भी है, क्योंकि कई जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लोनार झील है इसका निर्माण उल्का पिंडों से भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा सही जो माना जाता है वो ज्वालामुखी उद्गार से माना जाता है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, मेरा तीसरा पॉइंट है फ्यूमेरोल्स। फ्यूमेरोल्स बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं धुआंरे। एक तो हम ये बात करेंगे ये है क्या, दूसरी हम बात करेंगे इनसे स्त्रावण किसका होता है, तीसरी हम बात करेंगे विशेष। देखिए, यदि हम कहें क्या है तो ये ज्वालामुखी उद्गार की अंतिम प्रक्रिया है। ये अंतिम प्रक्रिया के रूप में इसको हम जानते हैं। क्लियर? अब देखिए, इस जो स्त्रावण होता है जल वाष्प का होता है और गैसेज का होता है। विशेष में हम दो बातें लेकर चलेंगे। एक तो है कटमई पर्वत है, ये कटमई पर्वत, ये है आपका अलास्का में है। अलास्का यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। इसे हम कहते हैं 1000 दुहारों की भूमि या घाटी भी कह देते हैं, वैली ऑफ 1000 फ्यूमेरोल्स या लैंड ऑफ 1000 फ्यूमेरोल्स। सेकेंड ग्रेड में आया था ये। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सल्फर युक्त धुआंरे। फ्यूमेरोल्स विद सल्फर, ये कहलाते हैं सोलफ तारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोलफ तारा। सल्फर युक्त दुहारों को क्या कहा जाता है? एक ये 1000 दुहारों की भूमि कहाँ है? अलास्का ऑप्शन में आया था। यदि अंदरूनी बात कहे तो कटमई पर्वत है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने जो ये शब्द किए हैं, धुआंरे जिसको फ्यूमेरल्स बोलते हैं, लावा, मैग्मा, क्रेटर, कोल्डेरा, ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो है ज्वालामुखी के प्रकार। इस पे कुछ हद तक अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो पेज के बीच में लिखिए ज्वालामुखी के प्रकार, टाइप ऑफ वेल्केनो। तीन प्रकार में बांटते हैं इसको हम। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, इसको हम बोलते हैं एक्टिव वेल्केनो। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट वेल्केनो। तीसरा है मृत ज्वालामुखी, इसको सुषुप्त भी बोल देते हैं, इसको आप कह सकते हो डेड वेल्केनो। क्लियर? इनके नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार बहुत अधिक होता है या लगातार होता है तो उसे हम सक्रिय कहते हैं,
और एक अंतराल पर होता है तो उसे हम प्रक्षुब्ध कहते हैं, और एक बार हुआ है और भविष्य में होने की संभावना नहीं है तो उसे हम डेड कहते हैं। इसको कैटेगराइज्ड किया गया है। आप यहां पर यह भी कह सकते हो, यहां पर चाहे आप लिख दीजिए लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार। ये उद्गार को इंग्लिश में क्या कहता हूं बता चुका हूं। सक्रिय में तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है या लगातार। क्लियर। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में एक अंतराल पर होता है, गैप होगा, एक अंतराल पर होगा। और मृत में एक बार हुआ है लेकिन भविष्य में होने की संभावना नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है आपने ध्यान रखनी है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। देखिए, हमारा टारगेट है लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार। ये कैसे होता है? लावा है, गैस है, धूल के कण है, इनका जो उद्गार होगा यदि वो बहुत अधिक होता है और लगातार होता है तो कौन सा ज्वालामुखी हो जाएगा? सक्रिय ज्वालामुखी। और एक गैप पर उद्गार होता है, देखिए लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार यदि एक अंतराल पर होता है तो प्रक्षुब्ध, एक्सटिंक्ट बोलते हैं इसको। लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार यदि एक बार हुआ है और भविष्य में होने की संभावना नहीं है तो ये आपका हो जाएगा मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो। क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और इसके एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूंगा। क्लियर। एक स्थान है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप अमेरिका का है ये स्थान, यूएसए। यहां पर एक ज्वालामुखी है किलाऊ, किलाऊ। ये जो किलाऊ है ये विश्व का सर्वाधिक, या यहां लिखिए आप इसको, ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, एक्टिव वोल्केनो है, मैक्सिमम एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। क्लियर। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी तरीके से इस हवाई द्वीप में ही, मैं दोबारा लिख देता हूं, इस मोना लावा, मोना लावा, ये जो मोना लावा है ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोनों बातों को ध्यान से समझिए। क्लियर। दोनों हवाई द्वीप में है, एक का नाम किलाऊ है। क्लियर। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा सक्रिय है, मतलब इससे लावा, गैस व धूल के कणों का उद्गार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यह है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ये आकार की दृष्टि से यदि हम इसको कहें तो ये कह सकते हैं कि ये जो है ये लावा की मात्रा के आधार पर है, लावा की मात्रा के आधार पर है, और ये जो है ये आकार के आधार पर है। ये दोनों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और इन दोनों में कंफ्यूजिंग मत रखना। किलाऊ, मोना लावा क्या है? हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, ये दो ज्वालामुखी है। क्लियर। और दोनों में विशेषताएं क्या है? जो किलाऊ है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है लावा की मात्रा के आधार पर, और ये विश्व का सबसे बड़ा, जहां बड़ा शब्द आ गया साइज आ गया, आकार आ गया, आकार के आधार पर है ये।
क्लियर। तीसरा है ओजोस डेल सेलेडो। ये चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है। दक्षिण अमेरिका के देश हैं ये, चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है। ये जो है ये है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, हाईएस्ट पे है ये विश्व का सबसे, जो चिली व अर्जेंटीना की, और ध्यान रखें सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा है ये। क्लियर। ओवरऑल ज्वालामुखी की यदि हम बात करें, यदि मैं कहूं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सेलेडो है। क्लियर। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, जहां पर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो होता है एकांकगुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में है। अभी बात करेंगे, तो इसको थोड़ा संभाल के रखना, बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब आप इसको करने लगोगे। एक बात और बताना चाहूंगा, कैटोपेक्सी, ये जो कैटोपेक्सी ज्वालामुखी है ये इक्वेडोर का है, इक्वेडोर का है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का देश है, और इसके बारे में ये कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये होती है 5911 मीटर, और इसकी होती है 6893 मीटर। तो दोनों में आपके कंपैरिजन हो गया होगा कि दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक ओजस डेल सेलेडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दें, मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा हूं, ओवरऑल ज्वालामुखी की बात नहीं कर रहा। इन तीनों में से सबसे ऊंचा कौन सा है ये अलग बात है। क्लियर। तो एक बार इसको संभाल के रखें। हाँ, एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि अभी मैं देख रहा था कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आया हुआ है ये सक्रिय ज्वालामुखी पूछा उसने। तो सक्रिय ज्वालामुखी पूछा तो उसमें ओजस डेल सेलेडो नहीं दे रखा था। ठीक है, नहीं दे रखा था, तो उसमें कैटोपेक्सी दे रखा था। उस स्थिति में कैटोपेक्सी हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां निम्न शब्द आ जाए इसका मतलब उन चारों में से देखकर बताना है। यदि ये नहीं होगा तो हमें फिर इसको टिक करना पड़ेगा। क्लियर। ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसमें गड़बड़ी ना कर दें। ठीक है, और जहां भी कोई भी है उसको करेक्शन कर ले। यदि गलत कहीं पे कर रखा है तो उसको करेक्शन कर ले। मैं वापस रिपीट कर दूं, ओजस डेल सेलेडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, कैटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ओजस डेल सेलेडो जो है चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम सक्रिय ज्वालामुखी ही बात कर रहे हैं। एटना जो है, एटना ज्वालामुखी इटली में है। क्लियर। फ्यूजियामा जापान का है। बैरन द्वीप इंडिया का है। ये इंपॉर्टेंट है। ये है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। और अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रोम्बोली।
स्ट्रोम्बोली। ये है लिपारी द्वीप पर है, लिपारी द्वीप है, ऑब्वियसली बात है, इसके पास चारों तरफ पानी होगा, पानी होगा तो किसी समुद्र वगैरह में है, तो ये भूमध्य सागर में है। अब यहां से क्या है, लगातार उद्गार होता रहता है, जिससे एक प्रकाश जैसा सिस्टम उजागर होता है वहां पर। इसी कारण से ये जो स्ट्रोम्बोली है, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये काम की बात है, ये कई बार आता है। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। तो ये जो 8 आपको ज्वालामुखी बताए हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम प्रसुप्त की बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसुप्त पे आ जाइए। प्रसुप्त के एग्जाम्पल में देखें तो एक होता है विशुवियस, ये इटली का है। किम्बरले, ये इक्वेडोर का है। तीसरा है माउंट सेंट हेलेस, ये यूएसए का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक निक नेम है, वो काफ़ी बार पूछा गया है। इसका जो निक नेम है द फ्यूजी ऑफ अमेरिका। द फ्यूजी ऑफ अमेरिका, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यदि हम मृत की बात करें तो एक तो है ईरान का। ईरान के 2 हैं, एक तो देवबंद और कोह सुल्तान। म्यांमार, इसका है पोपा। तंजानिया, इसका है किलिमंजारो। अब देखिए, एक मर्त ज्वालामुखी है एकांक गुआ, ये अर्जेंटीना का है। अब ये जो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका का है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो एकांक गुआ है, ये है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब यहां मैं कोई सक्रिय, प्रसुप्त या मृत इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सभी ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा है। क्लियर? इसकी ऊंचाई लिखना चाहो तो लिख दीजिए 7021 मीटर। 7021 मीटर। अब आप समझ गए होंगे कि हमने एक तो किया है ओजस डेल सेलेडो, एक किया कैटोपेक्सी, एक किया एकांगुआ। इन तीनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। क्लियर? मैंने बकायदा इनके मीटर वगैरह ऊंचाइयां भी बता दिया, हालांकि ऊंचाइयां नहीं पूछी जाती है। क्लियर? अब देखिए, इस पे जो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कई क्वेश्चन अलग तरीके से आए हुए हैं। मैं उस क्वेश्चन जो आया हुआ है उसी के तहत आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप ऐसा कीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, यूपीपीशियस का है ये। निम्न में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है?
कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? पहला है एकांकगुआ, एटना, किलिमंजारो, विसुवियस। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है। 1 व 2, 1 व 3, 2 4, 3 4। देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्या कहना चाहता है ये। निम्न में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? क्रियाशील मतलब सक्रिय, क्लियर। लेकिन अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे एकांक गुआ है, ये तो डेड है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे आपको पता लगे ये एक वाला नहीं है, ये तो आप जानते ही हो कि जिसमें एक आएगा फिर ओबियसली वो होगा ही होगा नहीं, ठीक, क्लियर। तो किलिमंजारो ये भी क्या है? डेड है। अब बच गए ये एटना। एटना क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। और विसुवियस क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब आप कहोगे सर इसमें तो क्रियाशील पूछ रहा है तो 2 ऑप्शन आएगा तो ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन आप ऑप्शन देखिए 1 2, कहीं पर दे ही नहीं रखा, केवल 2। अब हमें क्या है, हमें क्या करना है? हमें अब इन ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस को जब हम देखेंगे तो एटना और विसुवियस 2 व 4 जहां पर बन रही एटना है, विसुवियस भी प्रसुप्त है, लेकिन क्रियाशील तो है, चाहे एक गैप पर होता हो, क्लियर। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2 और 4 ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। इसी कारण से आप कई किताबों में जब आप पढ़ोगे तो आपको जो ये विसुवियस है कई बार आपको सक्रिय में मिल जाएगा, कई बार अलग अलग मिल जाते हैं ये, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाने पर डिपेंड करेगा, आपको वहाँ पर सजगता बरतनी पड़ेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, जितना जो आपको करवाया है उसको आप ढंग से कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हट के नहीं जाएगा, इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आगे जैसा आप उचित समझो इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। हम ऊपरी लेवल पे चल रहे हैं। यदि आपने क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी, जैसे आप यदि यहाँ पर अड़ गए, यहाँ कह दिए नहीं नहीं विसुवियस तो प्रसुप्त है यार, ऐसे कैसे टिक कर दें, तो फिर मत कीजिए टिक। नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने में सबसे पहले नंबर पर आएगा, ध्यान रखना। आप यही तो सजगता होती है, उसके पूछने का तरीका क्रियाशील, कौन सा क्रियाशील है। अब क्रियाशील तो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्लियर। अब डेड तो कह नहीं सकते, डेड तो क्रियाशील होता नहीं है, वो तो मृत है। मृत है, हाँ ये एक अलग बात है, कहा हुआ है कि एक बार उद्गार हुआ है, भविष्य में होने की संभावना नहीं है। अब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, क्लियर। एक बहुत टाइम पहले, शायद 2010 की बात है या 2009 की बात है, एक ज्वालामुखी फटा था, वो 400 सालों के बाद फटा था। अब फट गए भाई, क्या करें, प्राकृतिक चीज़ें हैं, कुछ नहीं कह सकते इन पे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हमने ज्वालामुखी को जानने का प्रयास किया। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने पूरा समेटने का प्रयास किया है, और आपको इसमें मैं हिदायत भी देना चाहूँगा, जितना जो कराया है उसको ढंग से कर लीजिए, इससे हटकर कोई बात नहीं है। इतना आप कर लेते हो, मान के चलिए ज्वालामुखी से संबंधित आप में क्वेश्चन करने की क्षमता 99% आ जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ढंग से याद करें और क्वेश्चन के करने के तरीके को समझें। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप किताब में कुछ पढ़ोगे, नोट्स में कुछ पढ़ोगे, उसके पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। तो उस तरीके से लड़ने की क्षमता आप में आनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये जो विविध प्रकार के जो क्वेश्चन है
वो आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि देखिए सिंपल टाइम में कहें तो ये भी क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सेलेडो कहाँ पर है, या आपका बेरन द्वीप कहाँ पर है, ये भी बने हुए हैं। लेकिन ये आप कर सकते हो, आपके सामने है सारी चीज़ें ये। क्लियर? तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।